नमस्कार, मैं अजय कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी सिटी। स्टडी सिटी के परिवार में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं पुनः इतिहास के उन ऑब्जेक्टिव को लेके आ गया हूं जो पहले विगत वर्षों में पूछी गई है और आपकी आगामी जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें पूछने की 100% संभावना है। मेरे प्यारे छात्रों, बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ आपके अन्य कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछी जाती है। आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। समय को न बर्बाद करते हुए हम लोग चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। इस प्रकार आप लोग देख रहे हैं कि आज के समय में भी आपस में फूट डाल दी जाती है और दो सगे को अलग कर दी जाती है। ठीक उसी प्रकार वो पहले भी होती थी, आज भी होती है और आगामी वर्षों में भी होती रहेगी। ठीक उसी प्रकार फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। इसका ऑप्शन ए में दिया गया है अजातशत्रु। इसका सही उत्तर अजातशत्रु ही होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? अजातशत्रु। अजातशत्रु थे कौन? सबसे पहले हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि ये अजातशत्रु कौन थे। तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार कौन? बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक थे वही अजातशत्रु। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। उसी बिंबिसार के पुत्र कौन है? अजातशत्रु। और बिंबिसार के पिता का नाम क्या था? अगर पूछ दिया जाए तो भाटिया। क्या होगा बुआ रे? भाटिया। भाटिया का पुत्र बिंबिसार। भाटिया का पुत्र बिंबिसार। भाटिया का पुत्र कौन होगा? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु है ना। यही अजातशत्रु है जिसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर बैठ गया। कहने का तात्पर्य हुआ कि अजातशत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पे बैठा। कहने का तात्पर्य समझ गए? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के पिता का नाम क्या था? तो बिंबिसार। बिंबिसार कौन? तो बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार के पिता का नाम क्या? तो भाटिया। और ये अजातशत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पे बैठा। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पे बैठा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे, जीवक वैद किस वंश के काल में था? जीवक वैद किस वंश के काल में था? सबसे पहले हम लोग जीवक वैद कौन है इस पे हम लोग चर्चा कर ले, फिर हम लोग उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो जीवक वैद, वैद मतलब डॉक्टर, वैद मतलब डॉक्टर। तो जीवक एक वैद का नाम था जो प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। आयुर्वेद के महान ज्ञानी थे, महान ज्ञानी थे। और ये बाल रोग विशेषज्ञ थे। आयुर्वेदाचार्य थे, ये बाल रोग विशेषज्ञ थे। और जीवन वैद का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से है। अब बोलोगे सर बौद्ध धर्म से कैसे? बौद्ध धर्म कहने का तात्पर्य यह हुआ कि महात्मा बुद्ध तो महात्मा बुद्ध के पर्सनल डॉक्टर थे। यानी कहने का मतलब निजी वैद्य थे। कौन? तो जीवक वैद। जीवक वैद कौन थे? तो जीवक वैद एक डॉक्टर थे। वैद मतलब डॉक्टर होता है। जीवक ये एक आयुर्वेदाचार्य थे, आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान थे। और यह एक बाल रोग विशेषज्ञ थे। अब जीवक वैद का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म में कहने का तात्पर्य महात्मा बुद्ध के निजी वैद्य थे। इसमें क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जीवक वैद किस वंश के काल में था। जीवक वैद मौर्य, गुप्त, हर्यक, कुषाण। इसमें सही उत्तर सी होगा, हर्यक वंश। जो मैंने अभी ही बताया कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे। तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे।
बिंबिसार थे। इसको पुनः क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? यह हर्यक वंश के काल में था। फिर इसी के साथ हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अपने पर्सनल इन्वेस्ट से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? सुदर्शन झील वर्तमान में गुजरात में स्थित है। अभी आप लोग ध्यान देंगे ऑप्शन पे, यानी क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है कि अपने स्वयं के खर्च से सुदर्शन झील की मरम्मत यानी कि उसकी पुनः निर्माण किसने करवाई थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 अशोक, कनिष्क, रुद्रदामन, स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कौन है? क्वेश्चन को मैं बोला हूं ना, बार बार पढ़ना है, जब तक समझे नहीं तब तक नहीं छोड़ना है। अभी क्वेश्चन अगर समझ में आ जाती है तो एक क्वेश्चन से बहुत सारी क्वेश्चन बन सकती है और बहुत सारे क्वेश्चन का उत्तर भी एक ही क्वेश्चन में मिलता है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि स्कंदगुप्त इसका सही उत्तर होगा। लेकिन स्कंदगुप्त कौन था, इस पे चर्चा करें। तो स्कंदगुप्त गुप्त वंश का आठवां राजा था। इसने तकरीबन 300 शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक राज किया। 3वीं शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक राज किया। कौन? तो स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कौन थे? तो गुप्त वंश के 8वां राजा। गुप्त वंश के 8वां राजा कौन थे? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने 3वीं शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक राज किया। मेरे प्यारे छात्रों, अक्सर शताब्दी और सदी में बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन रहती है। इन कंफ्यूजन को आप लोगों को नहीं रखना है। इसको देखेंगे तो शताब्दी एवं सदी का तात्पर्य होता है 100 वर्ष। कितना होता है? 100 वर्ष। और दूसरा है, एक है दशक। मेरे प्यारे छात्रों, दशक का तात्पर्य होता है 10 वर्ष। आप लोग को शताब्दी और सदी में कोई अंतर नहीं है। कहीं कहीं शताब्दी के जगह पे सदी भी लिखी मिलेगी और सदी के जगह पे शताब्दी भी लिखी मिलेगी। आप लोग ध्यान देंगे कि 100 वर्ष यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक शताब्दी या सदी इक्वल टू 100 वर्ष, ठीक है। और एक दशक इक्वल टू 10 वर्ष होती है। अगर मेरे प्यारे छात्रों, अगर पूछ दिया जाए कि अभी 2021 की जो कौन सी दशक में हम लोग, कौन सी शताब्दी या सदी में है, तो ये 21वीं सदी होगी। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि 20वीं सदी 1901 से लेकर के 2000 तक होगी। लेकिन अभी 21वीं सदी चल रही है। अभी 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी चल रही है यानी कि 2000 अभी 22 है। तो 2022 2000 से ऊपर है। 2000 से ऊपर है, 1 2 3 4 5 6 7 करके 2000 से ऊपर 22 साल हम लोग आ गए। अब हम लोग 2023 में भी आएंगे। 21वीं सदी आपको हो जाएगा 2022, यानी कि 2000 से ऊपर से लेकर के, यानी कि 2001 से लेकर के 3000 तक कौन आ जाएगा? 21वीं सदी। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि 2022 है अभी, 2022 कौन सा हो जाएगा बुआ रे? 2022 हो जाएगा आपका 21वीं सदी। चलते हैं इसी के साथ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया? उदयन ने किस नदी के संगम पर किया? संगम का तात्पर्य सबसे पहले समझेंगे। संगम, संगम का होता है कि जैसे दो और या तीन नदी एक जगह पर जो मिलती है, दो या तीन नदी की मुआयना एक जगह पे मिलती है, उसको हम लोग, इसी को हम लोग संगम कहते हैं, संगम कहते हैं। तो पाटलिपुत्र की बात की जा रही है। पाटलिपुत्र कहने का तात्पर्य है वर्तमान में बिहार की राजधानी पटना की बात की जा रही है। पटना का ही प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। तो आप लोग देखेंगे भैया कि पाटलिपुत्र यानी पटना, तो पटना का तात्पर्य निकलता गंगा घाट। तो गंगा जी का नदी है इसमें, देखो पहले ऑप्शन नंबर ए में दिया है गंगा। तो गंगा के साथ साथ जैसे संगम की बात की जाए तो संगम का कहने का तात्पर्य हुआ कि एक नदी तो होगी नहीं, एक से अधिक नदी होगी। तो एक से अधिक नदी कौन है? तो सोन है। गंगा और सोन के और पुनपुन नदी के मुआयने पर किया गया है। जैसे ही एक से अधिक उत्तर हो तो इसमें से डायरेक्ट डी नंबर में दिया गया है इन सभी के संगम पर। तो इन सभी के संगम पर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बोगाड़े? तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि पटना जो है गंगा घाट, सोनपुर घाट और पुनपुन नदी के संगम के तट पर बसा हुआ है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों के स्क्रीन पे कि समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों की परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? एशिया ही नहीं यूरोप, यानी कहने के बाद एशिया के साथ साथ यूरोप। यूरोप और एशिया एक महादेश है। यानी कहने का तात्पर्य है कि पूरे वर्ल्ड की बात की जाए अभी 7 महादेश है। कौन कौन? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिका। यानी कहने का बात टोटल 7 महादेश है। बीच में है अफ्रीका, ऊपर यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिका। उसी में से 2 एशिया और यूरोप की बात की जा रही है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे भारत के साथ साथ, जैसे भारत, अभी भारत देश की बात करें तो हम लोग एशिया के निवासी हैं, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है भारत ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने यानी हराने का श्रेय किस शासक को जाता है? इसका सही उत्तर होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त कौन था इसके बारे में मैंने बता चुका हूं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। गुप्त वंश के 8वां राजा जिसने 3री शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी तक राज किया। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कहने का तात्पर्य है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त किसे माना जाता है? यानी कि समुद्रगुप्त यूरोप, अभी मैंने बात किया था एशिया और यूरोप के बारे में। तो इसका सही उत्तर आपको होना चाहिए नेपोलियन। क्या होना चाहिए बाबू रे? नेपोलियन। इसका सही उत्तर क्या होगा? नेपोलियन। नेपोलियन कौन? यही नेपोलियन है जिसने 1804 ईस्वी में 1804 ईस्वी में फ्रांस का ताज धारण किया था। 1804 ईस्वी में फ्रांस का 1804 ईस्वी में फ्रांस का ताज धारण किया था। यानी कहने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट 1804 ईस्वी में फ्रांस का ताज धारण किया था। यानी कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसको माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्क्रीन पे, 7वां नंबर क्वेश्चन। तो किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 में बताया गया है वो वाले अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त, इनमें से सभी के
तो जी नहीं, इनमें से सभी के नहीं होगा। इसका सही उत्तर प्रभावती गुप्त होगा। प्रभावती गुप्त कौन थी? तो प्रभावती गुप्त गुप्त वंश के गुप्त वंश के गुप्त वंश के शासक गुप्त वंश के शासक प्रभावती गुप्त कौन थी? तो प्रभावती गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्त कौन थी? तो गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती गुप्त कौन थी? तो गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। यानी कि किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त कौन थी? तो गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 8वां नंबर क्वेश्चन। इसमें बताया गया है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? मौर्य काल, सातवाहन काल, शुंग काल, गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया गया है कि भूमि अनुदान के संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा सातवाहन काल, जिसने सातवाहन काल ने 450 वर्ष तक शासन किया है। सातवाहन काल लगभग 450 वर्ष तक शासन किया। इसका भूमि अनुदान का संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किससे मिलता है? किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा सातवाहन काल, जो लगभग 450 वर्ष तक शासन किया। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन को लेके, तो 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहां मिला है? 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहां मिला है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सती प्रथा है क्या। सती प्रथा किसको कहते हैं? तो सती प्रथा का तात्पर्य कि पूर्व काल में पति के मृत्यु के उपरांत पत्नी को भी उसी चिता में जला दी जाती थी जिस चिता में पति को जलाया जाता था। कितना बार पत्नी की सहमति के अनुसार की जाती थी, लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि पत्नी की इच्छा के विरुद्ध भी उसी चिता में जला दिया जाता था जिस चिता में पति को जलाई जाती थी। और पति के साथ जलने वाले स्त्री पवित्र और सती कहलाती थी। यही सती प्रथा का सही उल्लेख होगा। और इसका जो प्रमाण अभिलेख जो मिला है, प्रथम अभिलेख, वो एरन सागर में। एरन सागर का कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हिंद महासागर या प्रशांत महासागर, जी नहीं, ये बिल्कुल गलत होगा। एरन सागर का कहने का तात्पर्य होगा कि मध्य प्रदेश के सागर नामक जिले में उपस्थित एक गांव का, प्राचीन गांव का नाम है जहां इसका अभिलेख मिला है। एरन सागर सागर जिला है और ये मध्य प्रदेश का सागर नामक जिले में एक प्राचीन गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गई है। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? ये आपके बिहार बोर्ड में 2011 में आई हुई क्वेश्चन है। मैंने वीडियो को शुरू करने से पहले ही बता दिया गया था कि आप लोगों को विगत वर्ष में पूछी गई क्वेश्चन भी इसमें शामिल की जाएगी। यही 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है।
मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन है आपका कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। अशोक और कलिंग के राजा आपस में जब उलझ गए थे, कलिंग और अशोक के राजा में जब युद्ध हुई थी, तो अशोक साहब की विजय हुई थी और उसने एक शिलालेख लिखवाया, उस युद्ध के बारे में सारा विवरण लिखवाया। उस विवरण का कौन से किस शिलालेख से पता चलता, वो किस शिलालेख में इसका विवरण लिखवाया है? इसका सही उत्तर होगा 13वें शिलालेख में इसका विवरण मिलता है। इसका विवरण 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का साध्य प्रयास किया? तो इसमें होगा सही उत्तर देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। इसका सही उत्तर क्या होगा बाबू रे? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। यानी कहने का तात्पर्य यह है क्वेश्चन का कि जो शिलालेख है सिर्फ उसके आधार पर अशोक का जीवनी लिखने का प्रयास और किसने किया? तो देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे 12 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? यानी कहने का तात्पर्य यह है क्वेश्चन का कि आपके ऑप्शन में मौर्य काल का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण नमूना कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा स्तंभ। कितना लोग इससे स्तंभ से पहले स्तूप है, स्तूप में आंसर दे देते हैं, लेकिन मेरे प्यारे छात्रों स्तूप और स्तंभ में कंफ्यूज नहीं होना है। स्तूप का कहने का तात्पर्य है कि टीला या ढेर जो कुछ इस आकार का होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने जमाने के जो भी छत या घर बनी हुई है उसके ऊपर एक गोलाकार का ढलाई नुमा होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्तूप बोलेंगे। ये क्या हो गया? स्तूप। लेकिन स्तंभ का तात्पर्य खंभा या पिलर से है, तो इसमें कभी भी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि स्तूप और स्तंभ में सबसे पहले स्तूप दिया है, बच्चा सब ऊपर से पढ़ते आया मार दे इसको, तो ये गलत हो जाएगा। स्तूप और स्तंभ में कभी भी अंतर समझिए। स्तूप टीला या ढेर होती है जो कुछ इस आकार का होता है, लेकिन स्तंभ की बात करें तो स्तंभ का तात्पर्य होता है एक पिलर, जो खंभा या पिलर। आप लोग जानते हैं खंभा और पिलर, सबके घर में एक खंभा या पिलर जरूर होगी जिसपे छत टिकी हुई रहती है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू रे? स्तंभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की रचना किसने की थी? ऑप्शन में दिया गया है कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल्बरूनी, लेकिन इसमें मेगास्थनीज ने किया हुआ था। इसका सही उत्तर मेगास्थनीज होगा। इंडिका किसको कहते हैं? इंडिका क्या है? मेगास्थनीज ही इसका क्यों उत्तर होगा। हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। इंडिका को समझने के लिए सर्वप्रथम मेगास्थनीज को समझना पड़ेगा। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था। राजदूत कहने का तात्पर्य हुआ आज भी हमारे भारत देश में अन्य बहुत सारे देशों की राजदूत रहती है। दिल्ली राजधानी में बहुत सारे अन्य देशों की राजदूत रहती है और हमारे भी देश के कई राजदूत अलग अलग देशों में रहती हैं। राजदूत का काम होता है कि वो किसी युद्ध परिस्थिति में या कोई आपातकाल में वो जिस देश में है उस देश के सरकार से अच्छा से वार्तालाप कर सके, एक अच्छा संबंध व्यक्त कर सके। आप लोगों ने देखा था हाल ही के समय में रूस और यूक्रेन में जब युद्ध छिड़ गई, यूक्रेन से बहुत सारे भारतवंशी, भारत के रहने वाले बहुत सारे मेडिकल के छात्रों को रेस्क्यू करके भारत लाया गया था। तो रेस्क्यू में बहुत
बड़ा भूमिका हमारे भारत के राजदूत ने निभाई और वहां उपस्थित सारे मेडिकल के छात्र एवं भारतीय नागरिक को सही और सुरक्षित घर तक पहुंचाया। इसमें राजदूत का बहुत बड़ा योगदान है। ये मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था। जब यूनान के राजा सेल्यूकस ने 305 ईस्वी में यूनान की राजा सेल्यूकस ने 305 ईस्वी में अपने क्षेत्र को विस्तार के लिए भारत पे आक्रमण किया। उस समय में सिकंदर साहब थे। सिकंदर तो खुद पराक्रमी राजा थे। उसने उसे वार्तालाप पर क्या कर दिया, विवश कर दिया। विवश क्यों कर दिया, तो वो अपने राजदूत यानी कहने का तात्पर्य कि सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को भारत भेजा बात करने के लिए, संधि करने के लिए, ठीक है, संधि करने के लिए। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी बन जाती है कि मेगास्थनीज किसके समय काल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में भारत आया था, जो तकरीबन 1 वर्ष तक भारत में रहा और भारत की परिभ्रमण की, देखा सुना सारा चीज, और इंडिका नामक पुस्तक में विस्तार पूर्वक लिख दिया। इंडिका नामक पुस्तक में विस्तार पूर्वक लिख दिया। यानी कहने का तात्पर्य यह होगा कि मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक लिखा है। जो मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस द्वारा भेजा गया था। उस समय भारत के राजा कौन थे, सिकंदर थे। सिकंदर के दरबार में मेगास्थनीज ने आया और 100 वर्ष तक वो भारत में रहा, भारत घूमा, भारत को देखा, भारत को सुना और भारत जो देखा जो सुना उसको विस्तार पूर्वक इंडिका नामक पुस्तक में लिख दिया। इंडिका नामक पुस्तक में ये भी लिखा मिला है कि भारत का सबसे विशाल और सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र है, जो गंगा और सोन नदी के संगम तट पर बसा है। पाटलिपुत्र कहने का तात्पर्य आज के बिहार की राजधानी जो पटना के नाम में अभी वर्तमान में स्थापित है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, 14 नंबर क्वेश्चन। तो प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की? प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की? इसमें दिया गया है कालिदास। तो कालिदास संस्कृत के महान विद्वान थे, कवि थे, नाटककार थे, तो इसका तो होगा ही नहीं, कालिदास होगा नहीं। इसका सही उत्तर हरिसेन होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिसेन। प्रयाग प्रस्तुति का कहने का तात्पर्य यह है, उस जमाने में राजा महाराजा लिखवाया करता था अपने जीवन को, अपने इस पाठ को लिखा करता था, जिसको हम लोग प्रयाग प्रस्तुति के अंतर्गत ही उसको पढ़ेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की? तो हरिसेन ने। चलते हैं हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ बन चुका है, स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? आप लोग देखेंगे चीनी यात्री यानी कि गुप्त के काल में, यानी कि चंद्रगुप्त के काल में चीनी यात्री भारत आया था। क्वेश्चन ये आपके बार बार पूछी गई है, 14 में पूछी गई है, 19 में पूछी गई है, 2014 2019 में पूछी गई है ना। तो इसमें जो आप देखेंगे तो चारों का चारों ऑप्शन आपका पूरे का पूरे चीनी नाम के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी फहान होगा। क्या होगा? फहान होगा। और ये क्वेश्चन आपके 12th बोर्ड में ही नहीं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती है। इसको थोड़ा वीवीआई के रूप में मान के चलेंगे। आगामी अगर आप 12th पास कर जाते हैं, कंपटीशन सेक्टर में आते हैं, कोई भी कंपटीशन ले लीजिए, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पूछी जाती है। तो अभी से ही हम लोग उस माइंड को सेट करते हुए चलेंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फहान हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? यानी कि कहने का तात्पर्य है कि भारतीय इतिहास में जितने भी राजा राज किया, सबसे अच्छा राज किसका रहा? सबसे अच्छा राज किसका रहा? समय काल सबसे अच्छा किसका रहा? इसमें कोई संदेह की बात नहीं है
इसका सही उत्तर गुप्त काल होगा। गुप्त काल यानी कि कहने का तात्पर्य चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे हैं हम, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर रहे हैं। उसी के समय काल को हम लोग स्वर्ण काल के रूप में मानते हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है 17 नंबर क्वेश्चन कि अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? इसका सही उत्तर मौर्य वंश। मौर्य वंश का शासक कौन था? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य जो प्रथम चंद्रगुप्त मौर्य हैं, मौर्य वंश का शासक है। उसी के आगामी आने वाले क्रमिक रूप से अशोक भी उसी वंश का शासक रहा, जो अपने आप में एक प्रसिद्ध शासक और बहुत ही अच्छे शासक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। कौटिल्य की कृति क्या है? कौटिल्य का कहने का तात्पर्य आ जाता है अर्थशास्त्री। कौटिल्य बहुत बड़े अर्थशास्त्र के विद्वान थे, अर्थशास्त्र के रचयिता भी रहे हैं। तो इसका सही उत्तर अर्थशास्त्र ही होगा, अर्थशास्त्र ही होगा। चलते हैं हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मैं अभी आप लोगों के साथ चर्चा किया था कि मेगास्थनीज के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था 305 ईस्वी। याद कीजिए, जब सेल्यूकस ने युद्ध किया तो उसको भेजा गया। सिकंदर साहब ने इधर से उसे संधि पर विवश कर दिया, तो उसे इसको भेजा गया था, है ना, मेगास्थनीज को भेजा गया था। किसके द्वारा? सेल्यूकस के द्वारा, यानी कि कहने के बाद यूनान के राजा सेल्यूकस के द्वारा अपने राजदूत बनाकर भेजा था। किसके समय काल में? तो बाबू ने ए नंबर क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में। इसीलिए मैं कहते रहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को जब तक न समझे तब तक पढ़ते रहें। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन छुपी रहती है और एक ही आंसर में बहुत सारा आंसर छुपा रहता है। आपको पूछ दिया ना, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? इसका सही उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समुद्रगुप्त की जानकारी होती है तो प्रयाग प्रस्थिति से, प्रयाग प्रस्थिति से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयाग प्रस्थिति। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? अभी मैंने क्वेश्चन को पढ़ा था, देखा था। इसको आप लोग सही सही उत्तर कमेंट में लिख के भेजिए, क्योंकि आप लोग को मैंने इससे पहले इसका उत्तर बताया था और क्वेश्चन भी था। ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया है। आज 21 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया है। इसका सही उत्तर होगा बिंबिसार। बिंबिसार इसका सही उत्तर नहीं होगा। इसका अजात शत्रु भी नहीं होगा, इसका चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं होगा। तो कौन होगा? उदयनी होगा। आप लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा हुआ था कि उदयनी ने पाटलिपुत्र की स्थापना किस नदी के संगम तट पर किया है। आप लोगों ने देखा था, उसमें गंगा, सोन, इनमें से सभी उत्तर मारा हुआ था। तो इसमें उदयनी ने, इसका सही उत्तर उदयनी हो जाएगा। उदयनी ने पांचवी शताब्दी में मगध की राजधानी, यानी कि उदयनी ने 5वीं शताब्दी में मगध की राजधानी, मगध की राजधानी के रूप में, उदयनी ने 5वीं शताब्दी में मगध की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की हुई थी। इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, कभी भी क्वेश्चन को गंभीरता पूर्वक पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी बहुत सारे राज छिपी होती है। आज ये राज एक सामने में आ गई है। ऐसे क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट में लिख के भेजें। चलते हैं इसी के साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है
22 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। तो नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। तो नवरत्न के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नवरत्न कहते किसको है। नवरत्न को दो भागों में बांट दीजिए, दो प्रकार में। तो नवरत्न एक तो मणि माणिक के सोना चांदी दिस डेट से बना हुआ एक मन जेवर होती थी, मणि माणिक की होती थी। और एक नवरत्न 9 गो विद्वान हुआ करता था, 9 विद्वान हुआ करता था जो अशोक के दरबार में रहा करता था, है ना। 9 गो विद्वान को अशोक रखता था। लेकिन इसका सही उत्तर आपको चंद्रगुप्त विक्रम में आदित्य होगा। बताओगे सर इसमें तो ऑप्शन नंबर ए नहीं दिया, अशोक अशोक मारना चाहिए। नहीं मेरे प्यारे छात्रों, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है कि आप लोग पढ़े पटाख से सबसे पहले ए नंबर में आए, 1 नंबर में घस दिए और हमारा सीट भर के आ गए, और घर पे जब मिलाने के लिए आए तो बोलते हैं कि हे देवा रे देवा, क्वेश्चन गलत हो गया। तो क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्वेश्चन के तात्पर्य को समझना है और पूरा उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर अशोक नहीं होकर के इसका चंद्रगुप्त विक्रम में आदित्य होगा, जो नवरत्न का बना मणि माणिक्य अपने दरबार में रखता था। नवरत्न चंद्र सूर्य ग्रह, चंद्र सूर्य शुक्र शनि रवि मंगल, ये सारा इसके नवरत्न में विद्यमान रहते थे, है ना। तो ये किसके दरबार में, तो चंद्रगुप्त विक्रम में आदित्य के दरबार में नवरत्न विद्यमान रहते थे। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम का रचनाकार कौन है, के रचनाकार कौन है। कालिदास, बाणभट्ट, अश्वघोष, कौटिल्य। कौटिल्य का तो होगा नहीं, इसका सही उत्तर ए होगा, है ना। इसका कालिदास होगा। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम के साथ साथ बहुत सारे अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर कालिदास होगा। इसका सही उत्तर कालिदास होगा। अभिज्ञान शकुंतलम के साथ साथ लिखा है मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंश, कुमार संभव। ये सारे रचना इसका विश्व प्रसिद्ध रचना है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अभिज्ञान शकुंतलम के साथ साथ उसने मेघदूत, ऋतु संहार, रघुवंश, कुमार संभव जैसे बहुत ही लेख लिखे हैं और अभी ये पूरे विश्व प्रसिद्ध हैं। इसी के साथ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन होगा। 24 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है कि प्रयाग प्राशस्त्य का संबंध किस गुप्त शासक से है, जो आप लोगों के 2018 में भी पूछा गया है। 2018 में भी पूछा गया है कि प्रयाग प्राशस्त्य का संबंध किस गुप्त शासक से है। तो इसमें सही उत्तर समुद्रगुप्त होगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, समुद्रगुप्त होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया। प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन, सही उत्तर होगा अशोक ने। इसका सही उत्तर क्या होगा, बी नंबर क्वेश्चन अशोक। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूं, फिर मिलते हैं हम लोग पुनः नेक्स्ट वीडियो में।